राइट, आज हम लोग पढ़ेंगे एटेलेक्टेसिस के बारे में। ठीक है, तो ये एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एटेलेक्टेसिस होती क्या है? तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा कंडीशन, फेलियर ऑफ ए पार्ट ऑफ लंग्स एक्सपैंड ड्यू टू कोलैप्स एंड क्लोजर ऑफ एल्वोलाई। इसमें क्या होता है कि एल्वोलाई जो है हमारा वो कोलैप्स कर जाती है। ठीक है, वो एक्सपैंड नहीं कर पाती, उसका एक्सपैंड करना फेल कर जाता है, फेलियर ऑफ एक्सपैंडेशन ऑफ एल्वोलाई, या फिर कोलैप्स हो जाती है। एल्वोलाई क्या हो जाती है, या तो वो कोलैप्स हो जाएगी या फिर उसको क्लोजर हो जाएगी एल्वोलाई। पहले मान लेते हैं कि बिफोर मतलब एटेलेक्टेसिस के पहले एल्वोलाई का स्ट्रक्चर एकदम मतलब फुली मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से था, हेल्दी था, और आफ्टर कोलैप्सिंग एल्वोलाई उसकी स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से हो जा रहा है। ठीक है, ये एटेलेक्टेसिस कहलाता है, जिसमें एटेलेक्टेसिस होता है जिसमें क्लोजर ऑफ एल्वोलाई हो जाए या फिर कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई हो जाए। ठीक है, ड्यू टू सम रीजन। ये एटेलेक्टेसिस जो होगा वो एक्यूट और क्रोनिक दोनों होगा। ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक दोनों होगा। तो इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं कि किस वजह से होता है, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। तो कॉज और रिस्क फैक्टर इसका क्या है कि हाइपोवेंटिलेशन, और किसी को बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हाइपो यहाँ पर वर्ड क्या है, हाइपो यानी किसी को बहुत कम वेंटिलेशन मिल रहा है, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल ही नहीं पा रहा है। तो किसी को अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो एल्वोलाई अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, एल्वोलाई अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, और एल्वोलाई के अंदर का जो एयर रहता है जो कि हमेशा रहना चाहिए, जिसे हम लोग रेसिड्यूअल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग रेसिड्यूअल वॉल्यूम बोलते हैं, वो वॉल्यूम भी ख़त्म हो जाएगा, हमारा ब्लड ले लेगा रेसिड्यूअल वॉल्यूम को, तो एल्वोलाई के अंदर एयर नहीं बचेगा। ठीक है, जब एल्वोलाई के अंदर एयर नहीं बचेगा और एयर अपना और एयर ही मतलब रेसिड्यूअल वॉल्यूम ही रहता है जो कि एल्वोलाई के स्ट्रक्चर को एक शेप दे के रखता है। ठीक है, एक शेप मेंटेन करके रखता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। जब रेसिड्यूअल वॉल्यूम ही नहीं रहेगा, हाइपोवेंटिलेशन, उसको उतना एयर ही नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा, तो क्या करेगा, एल्वोलाई कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, एल्वोलाई डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। फिर एस्पायरेशन, अगर कोई पेशेंट है बाहर से कुछ एस्पिरेट कर लिया है, कुछ खा रहा था पी रहा था, वो लंग्स में चला गया, तो भी वहाँ पे जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो डिफ़िकल्टी होगी, और वहाँ पे ब्रीदिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा तो फिर से वो एल्वोलाई कोलैप्स कर जाएगा। COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जो भी ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स का ब्रांच है, जो भी है, कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन एल्वोलाई तक नहीं पहुंच पाएगा, एल्वोलाई तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगा तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, प्रोलॉन्ग एनेस्थीसिया, और बहुत लंबे समय तक एनेस्थीसिया दिए रहते हैं, तो क्या होता है कि एनेस्थीसिया क्या करता है, ये हमारे कफ रिफ्लेक्सेज को स्टिमुलेट कर देता है, जब कफ रिफ्लेक्सेस स्टिमुलेट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कफ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है बॉडी में, मतलब लंग्स में। जब बहुत ज़्यादा कफ प्रोड्यूस होने लगेगा, इसकी वजह से कफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा, और कफ जब ज़्यादा बनने लगेगा लंग्स में तो लंग्स को ये क्या करेगा, वो जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसको डिफ़िकल्टी करेगा, क्योंकि हमारे लंग्स में कफ भरने लगेगा तो कहीं ना कहीं वहाँ एयर फिलिंग कम हो जाएगी। ठीक है, स्पूटम का प्रोडक्शन होने लगेगा। स्मोकिंग करेंगे तो क्या होगा, हम लोग देखेंगे ये इम्फाइसीमा में, क्योंकि स्मोकिंग करने से एक प्रोटीन इंजाइम होती है लंग्स में जो कि ये स्मोकिंग करने से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, स्मोकिंग का जो धुआं वगैरह है वो क्या करता है, उस एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से लंग्स की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, और लंग्स की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स कर जाता है। मतलब लंग्स अब वो मतलब उसकी इलास्टिसिटी ही ख़त्म होगी, ना तो वो अब डिस्टेंड होगा, एक्सपैंड होगा, और ना ही अब वो मतलब प्रॉपर उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है स्मोकिंग से। ठीक है, तो ये हम इम्फाइसीमा में इसका देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, तब मैं बताऊंगी कि स्मोकिंग कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी इसकी। तो ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, अभी हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जैसे COPD का ले रहे हैं पेशेंट में, तो क्या होती है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है पैसेज ऑफ एयर में। ठीक है, लीड्स टू द एयर एक्सचेंज एल्वोलाई, जो कि लैक बहुत ही कमी कर देता है। कि अब मान लेते हैं कि कहीं पे हमारा ये लंग्स है,
लंग्स का ये एल्वोलाई है, ब्रोंकियल्स है, सॉरी ये ब्रोंकियल्स है, ये स्मॉल ब्रोंकियल्स का जिससे, और यहाँ पे एल्वोलाई है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रैक्शन हो रखा है, तो यहाँ से अब क्या होगा कि एयर जो ले रहे हैं वो एयर यहाँ नहीं आएगा, एयर अब इधर की तरफ नहीं आएगा, एयर नहीं आएगा, तो एयर नहीं आएगा तो एल्वोलाई में एयर नहीं जाएगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे कैपिलरी है, यहाँ पे ब्लड वेसल कैपिलरी है, तो यहाँ से तो एयर ले लेगा, जितना अगर इसके अंदर एयर, एल्वोलाई के अंदर एयर है, उतना एयर तो ये ले लेगा, ठीक है। एयर तो ले लिया, लेकिन अब यहाँ से एयर जो था वो आ नहीं पा रहा है, तो जिसके वजह से यहाँ पे खालीपन हो गया, यहाँ पे वैकेंट प्लेस हो गया, तो वैकेंट प्लेस हो गया तो रेसिडुअल वॉल्यूम भी खत्म हो गया यहाँ से, यहाँ पे क्या बन जाएगा, वैकेंट प्लेस, वैकेंट प्लेस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैकेंट प्लेस हो जाएगा, और वैकेंट प्लेस हो जाएगा तो एल्वोलाई क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, रिमेन एल्वोलाई, एल्वोलाई के अंदर जो भी एयर बचा हुआ था वो भी ऑब्जर्व कर लिया जाएगा ब्लड स्ट्रीम जो कैपिलरी है उसके थ्रू, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो आउटसाइडर एयर है, यहाँ पे जो आउटसाइड बाहर से एयर जो आ रहा है, तो ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ये एयर जो है वो ब्लॉकेज की वजह से एयर जो है रिप्लेस नहीं कर पाएगा, यहाँ का जो जगह खाली है उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो अब जगह खाली बच रहा है वहाँ का एयर के लिए ये एयर रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब ये एयर आ ही नहीं पा रहा है यहाँ तक, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, आइसोलेटेड पोर्शन ऑफ लंग्स, कुछ पोर्शन ऑफ लंग्स का जो होगा जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है वो एयरलेस हो जाएगा, एल्वोलाई कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है कि अगर डिस्पीनिया होगी, एयर नहीं पहुंच पा रहा तो हमें सांस लेने में ब्रीदिंग होगी, और सांस लेने में ब्रीदिंग होगी तो पूरे सर्कुलेशन में एयर प्रॉपर नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पाएगा, तो साइनोसिस हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है तो पेन होगा, ठीक है। और हम लोगों ने पहले देखा कि एनेस्थीसिया के थ्रू भी होता है, तो एनेस्थीसिया कफ रिफ्लेक्सेस को स्टिमुलेट करता है तो कफिंग होगी, ठीक है। फीवर वगैरह आ सकता है, ट्रैकिकार्डिया हो सकता है, क्योंकि अब हमारा हार्ट जो है वो ऑक्सीजन उसके पास नहीं पहुंच रहा, ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, तो हार्ट जो है ब्रीथ करना शुरू तेजी से करेगा, ठीक है। तो हार्ट ब्रीथ इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज हार्ट बीट इंक्रीज कर जाएगा। टेकिपीनिया में क्या हो जाएगा, रेस्पायरेशन रेट इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब हमारा लंग्स चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन डिमांड को पूरा कर सके, तो वो तेज़ी से उसकी रेस्पायरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा, एक्यूट हार्ट फेलियर हो जाएगी, क्योंकि अब रेस्पायरेटरी फेलियर, क्योंकि अब उसके पास ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, तो अगर जिस साइड ब्लॉकेज हो रखा है उस साइड का तो रेस्पायरेशन नहीं हो पाएगा, तो उस साइड तो फेलियर होगी ना, तो रेस्पायरेटरी फेलियर हो सकती है। और डिस्ट्रेस भी होगी, मतलब उस पर स्ट्रेस भी पड़ेगा हमारे लंग्स पे कि वो ऑक्सीजन डिमांड के बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करें, तो ऑक्सीजन डिस्ट्रेस भी होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस भी होगा, ठीक है, ठीक है। अब इवेल्युएशन कैसे करेंगे इसका, तो पहला तो हम लोग हिस्ट्री लेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं, ठीक है। साउंड ऑस्कल्टेट करके साउंड वगैरह सुन सकते हैं, तो साउंड उसका कम आएगा, क्योंकि अब तो प्रॉपर रेस्पायरेशन नहीं हो रही, क्रैकल साउंड आएगी, ठीक है। ये सब हम वो फिजिकल एग्जामिनेशन से देख सकते हैं, बाय स्टेथोस्कोप, चेस्ट एक्सरे करके देख सकते हैं, सीट की स्कैन कर सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट देख सकते हैं, ठीक है। पल्स ऑक्सीमेट्री से ऑक्सीजन रेट उसका देख सकते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन देख सकते हैं, O2 सेचुरेशन, ठीक है। एस्पायरोमेट्री से हम क्या देख सकते हैं, जो विजुअल तरीके से रेस्पायरेशन को देखी जाती है। आप लोगों ने वो देखा होगा, OT वगैरह में गए होंगे, तो वो एक किसी ऑपरेशन जिसको कराते हैं, एक ये वाली मशीन रहती है, इसमें ऐसे रहते हैं 3 ग्रीन रेड और उसमें ऐसे बॉल होते हैं, तो उससे हम देख सकते हैं कि वो पेशेंट जब सांस लेता है मुंह से छोड़ता है तो फिर वो कितना ज़्यादा ऊपर जा रहा है, कितना ज़्यादा नीचे जा रहा है, इससे हम देख सकते हैं कि उसकी प्रॉपर ब्रीदिंग हो रही है नहीं, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे पेशेंट इसमें क्या क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता सकते हैं, पेशेंट को तो भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा तो हम उसको वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें अगर सिक्रीशंस है, कफ है, स्पूटम बना हुआ है तो हम उसकी रिमूव कराने की कोशिश करेंगे। इसमें पोस्टरल, अगर कफ बहुत ज़्यादा है तो पोस्टरल ड्रेनेज, चेस्ट फिजियोथेरेपी, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं जो कि हम करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में उसको एजुकेट कर सकते हैं।
एम्बुलेशन का मतलब पेशेंट को अर्ली स्टेज में अगर बहुत सीवियर कंडीशन नहीं है तो उसको एम्बुलेट करते रहेंगे, थोड़ी बहुत उसकी एम्बुलेशन का ध्यान रखेंगे, मोबिलिटी को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चेस्ट फिजियोथेरेपी, पोस्टरल ड्रेनेज, नेबुलाइजेशन, सक्शनिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग करा सकते हैं। थोरोसेंटेसिस, अगर फ्लूइड बहुत ज़्यादा है तो उसको हम बाई नीडल के थ्रू एस्पिरेट करके बाहर निकाल सकते हैं, थोरोसेंटेसिस होती है। पैरासेंटेसिस होती है एब्डोमिनल फ्लूइड के लिए, अगर एब्डोमिनल फ्लूइड एक्सेस हो गया तो उसको निकालने के लिए। एमिनोसेंटेसिस होती है, ठीक है। थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।